इशू किस प्रोविजन में फ्रेम होता है, पहले ही बताइए। प्रोविजन कोई बता सकते हैं? हाथ उठाइए। किताब देखने की जरूरत नहीं या मोबाइल खोलने की जरूरत नहीं, हाथ उठाइए। इशू किस प्रोविजन में फ्रेम होता है? वेरी गुड, ऑर्डर 14। ऑर्डर 14 क्या कहता है? फ्रेमिंग ऑफ इशू हेड नोट है, कब फ्रेम होगा इशू वो बताता है ऑर्डर 14। प्लीडिंग जब हो जाएगा, यानी कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट आ जाए, तब स्टेज आता है। ऑर्डर 7 है प्लीडिंग का स्टेज, है ना। ऑर्डर 8 है रिटन स्टेटमेंट का स्टेज। अब 8 के बाद कंसिक्वेंसेज ऑफ अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस, वो 9 का स्टेज है, जिसमें डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, रिस्टोरेशन, एक्स पार्टी डिग्री सेटिंग साइट एक्स पार्टी होता है। उसके बाद डिस्कवरी इंस्पेक्शन का आता है। ऑर्डर 13 में फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है, और ऑर्डर 14 में इशू। जब इशू फ्रेम होता है तो ट्रायल बिगिन करता है। जैसे आप क्रिमिनल ट्रायल में जानते होंगे, पढ़े होंगे, या क्लास में यहाँ बताया गया होगा, जब चार्ज फ्रेम होता है तो क्रिमिनल ट्रायल कमेंस होता है। तो क्रिमिनल ट्रायल कमेंसेज एज सुन एज चार्जेस आर फ्रेम। सिमिलरली सिविल ट्रायल कमेंसेज एज सुन एज इशूज हैव बीन फ्रेम्ड। अब फ्रेम इशू करना है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, but in practice you will find that both party used to file issue in writing। तो चूंकि इशू का दायित्व, बनाने का दायित्व कोर्ट के ऊपर है, इसलिए जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट की ओर से इशू फाइल होता है राइटिंग में, हाथ से भी लिख करके लोग दे देते हैं, टाइप कॉपी भी रहता है, उसको कोर्ट को हूबहू एडॉप्ट नहीं करना, क्योंकि वो इशू जो है पार्टी ने दिया है, और चूंकि पार्टी को कोई भी अधिकार इशू फ्रेम करने और देने का नहीं है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 14। इसलिए चालाकी से जो परिपाटी बन गई है, वकीलों के द्वारा दिया जा रहा है, सैकड़ों साल से आ रहा है। लिखा रहता है इशूज सजेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ, इशू सजेस्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट। तो जब कभी भी आप देखिएगा, यहाँ तक कि लोग ऑर्डर सीट में भी लिख देते हैं, मुंसिफ, सब जज, सभी कोर्ट के ऑर्डर सीट में आजकल देखते हैं कि लिखा रहता है बोथ पार्टीज आर डायरेक्टेड टू फाइल इशूज। ये technically speaking this is not proper. There is no requirement of law to pass such an order, because that order is a judicial order। अगर पेशकार लोग जो रूटीन ऑर्डर लिखा जाता है, वो पेशकार लिखता है, उन लोग को उतना ट्रेनिंग होता नहीं, उतना जानकारी नहीं है, और नया पेशकार है तो वो जो देखता है पहले से, या सीनियर रिटायर्ड पेशकार उसके बगल में रहता है, कभी कभी नाजायज पेशकार रहता है, वो सब कुछ जानता है, वो सब बताता है, तो वो लोग भी लिखता है, दोनों पक्ष अपना अपना इशू दाखिल करें। लैंग्वेज बदल बदल के लिखा जाता है। ये प्रैक्टिस में है, ये भी बता रहे हैं। अगर लिख देते हैं आप तो इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा, इससे डरने और घबराने की बात नहीं। लेकिन हम कानून की बात बता रहे हैं, कानून में ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया सकता। लेकिन अगर डायरेक्शन देते हैं तो ये विदाउट जुडिक्शन भी नहीं, इलीगल भी नहीं, इट इज डिस्क्रिशनरी, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो वो इसीलिए सजेस्ट, नॉर्मली पार्टीज लोग को भी मालूम है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो एडवोकेट्स हैं उनको मालूम है कि अब WS दे दिया है तो उसके बाद इशू दे देना। उसमें एक प्रोफेशनल टच है। आप लोग अगर वकालत कुछ दिन करके आए हैं, कितने लोग हैं जो वकालत किए थे? एक भी नहीं है। वकालत करके आते तो मालूम रहता। इशू बनाने में वकील लोग फीस लेते हैं। अगर कोई वकील, जैसा किसी का फीस है, मान लीजिए 1000 रुपये लोअर कोर्ट में किसी वकील का फीस है,
तो 50% इशू का होता है, 500 रुपये लेगा। अब जहाँ पर प्रोफेशनल इंटरेस्ट है वहाँ पर कोर्ट रोक भी नहीं सकता। अगर कोई वकील ऐसा पिटीशन फाइल करता है जो कानून के अंतर्गत नहीं है तो आप रोक नहीं सकते, या तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा या आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए, लेकिन कुछ भी फाइल कर सकते। तो उसी तरह से अगर वो इशू सजेस्ट कर रहा है तो सजेस्ट करने से लाभ क्या है आपको कि पूरा प्लीडिंग पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? इशू फ्रेम करने के लिए आपको प्लेंट एंड रिट स्टेटमेंट पढ़ के देखना पड़ेगा कि ऑन व्हाट पॉइंट्स पार्टीज आर एट वेरियंस। तो इशू कब एराइज करता है? इफ एनी पार्टी alleges something in the plaint and that thing has been controverted by the other party in the written statement, then it gives rise to a issue of fact। अगर फैक्ट का स्टेटमेंट, अगर फैक्ट के बारे में जैसे प्लेंटिफ कहता है अपने प्लेंट में कि ये सूट लैंड मेरा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मेरे ग्रैंडफादर का था, उनके डेथ के बाद मेरे फादर का हुआ, उनके डेथ के बाद मेरा हुआ, और अभी मेरा पोजेशन है, मेरा टाइटिल है। मेरा एक्ट ऑफ पोजेशन इस प्रकार है, हम उसमें रहते हैं, कोई काम करते हैं, दुकान है, इंडस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। देयर मे बी न्यूमरस टाइप ऑफ एक्ट्स ऑफ पोजेशन। अगर डिफेंडेंट अपने रिट स्टेटमेंट में कहता है नहीं इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था ही नहीं कभी, ये गलत बोलते हैं, ये मेरे एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है, तब क्या हो गया? बोथ पार्टीज आर वेरियंस कि किसकी प्रॉपर्टी है। एंटीसीडेंट ऑफ टाइटिल जहां से ओरिजिनेट करता है, बोथ पार्टीज आर एट वेरियंस कि नहीं जहां से वो क्लेम कर रहा है वहां से हम ही क्लेम कर रहे हैं। तो ये इशू बनेगा, इसको बोलते हैं ट्राइबल इशू। द कोर्ट इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन नॉट ओनली टू फ्रेम द इशू बट टू ट्राई दैट इशू। तो इसीलिए बनाया जाता है कि प्लीडिंग्स बहुत लंबा रहता है, कभी कभी बड़ा मैटर्स में बहुत लंबा लंबा प्लीडिंग्स रहता है। और चूंकि प्लीडिंग्स का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है और स्टेट जैकेट फार्मूला नहीं है जो प्रिस्क्राइब कर दिया जाए कि ऐसा ही रहेगा, इतना ही पारा में रहेगा या इतना ही पेज में रहेगा। इट डिपेंड्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, it depends of the number of documents involved in the case, it depends upon the merit and demerit or legal acumen of the advocate who has drafted the plaint। ये बहुत सा फैक्ट्स है जिसके ऊपर वैरी करता है बड़ा प्लेंट लेंदी प्लेंट। लेकिन सीपीसी कहता है प्लीडिंग्स का रिक्वायरमेंट क्या है, तो प्लीडिंग्स डिफाइन है, प्लीडिंग्स डिफाइन है, उसमें इतना ही लिखता है कि पार्टीज का नाम होना चाहिए, यानी कि प्लेंटिफ का नाम एड्रेस वगैरह होना चाहिए, डिफेंडेंट का नाम एड्रेस वगैरह होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि समन्स प्रॉपरली सर्व हो, यानी कि उसमें पोस्टल एड्रेस भी होना चाहिए और आजकल पिन कोड है तो पिन कोड नंबर देना चाहिए। अब और सुविधा हो गया है, ये सब प्रैक्टिस में आया है और सिविल कोर्ट रूल्स में कुछ लेटर या सर्कुलर इशू हुआ है, उसके हिसाब से अगर पार्टी अपना मोबाइल नंबर देता है तो भी अच्छा है, ईमेल आईडी देता है तो भी अच्छा है, उस तरह से उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। कहीं समन्स के सर्विस के बगैर कोर्ट आगे प्रोसीड नहीं कर सकता है, इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। या तो वो मेरिट पर डिसाइड करेगा या अगर एक्स पार्टी होता है तो एक्स पार्टी डिसाइड करेगा। तो पहला स्टेज है प्लीडिंग्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो जो सेलिएंट रिक्वायरमेंट है वही है नेम ऑफ द पार्टीज, both parties with accurate and proper address, cause of action, description of the property and relief claim। अगर किसी भी प्लीडिंग में ये सब है तो वो प्लेंट माना जाएगा। इसलिए ये डिफरेंस है प्लीडिंग में, प्लेंट में, पिटीशन में और एप्लीकेशन में, सब में डिफरेंस है। आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि चारों में क्या डिफरेंस है? या कभी मेरा क्लास आप पहले अगर अटेंड किए होंगे सीपीसी का तो उसमें भी हम कई बार बता चुके हैं। आप लोग अटेंड किए वो क्लास जिसमें हम चारों में डिफरेंस बताए हैं, याद है आप लोग को? प्लीडिंग, पिटीशन
एन एप्लीकेशन, 3 हुआ, और एक और होता है मेमोरियल। याद है आप लोगों को कि कभी क्लास में, मेरे क्लास में आप लोग ये टॉपिक सुने हैं जिसमें चारों के बारे में बताया गया हो? नहीं, हाँ, मिलाकर नहीं, WS भी प्लीडिंग है और प्लेंट भी प्लीडिंग है। तो प्लीडिंग तो आसान है समझना, प्लीडिंग समझ गए, क्योंकि प्लीडिंग के बारे में लिखा हुआ है ऑर्डर 6 में और ऑर्डर 7 में, ऑर्डर 8 में, तीनों ऑर्डर में कुछ कुछ लिखा हुआ है। जो रिक्वायरमेंट है वो ऑर्डर 6 में लिखा हुआ है, प्लीडिंग का डिफिनेशन भी कह सकते हैं, हालांकि वो प्रॉपरली डिफाइंड है, लेकिन रिक्वायरमेंट ऑफ प्लीडिंग लिखा हुआ है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ प्लीडिंग से आप आसानी से समझ जाइएगा प्लीडिंग्स में, अगर जिसमें ये है, ऐसा कोई पिटीशन है जिसमें कि पार्टीज का नाम लिखा हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में लिखा हुआ है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है, या जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, जहाँ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट नहीं है, मान लिए कोई ऑफिस का डिस्प्यूट है, किसी पद का लिए डिस्प्यूट है, कोई इलेक्शन का डिस्प्यूट है, और भी बहुत तरह का, मैरिज का डिस्प्यूट है, रिलेशनशिप का डिस्प्यूट है। सिविल नेचर का तो केस सैकड़ों हजारों तरह का हो सकता है। एनी सूट ऑफ सिविल नेचर इज कॉग्निजेबल बाई सिविल कोड, तो सैकड़ों हजारों तरह का सूट हो सकता है। तो सिविल नेचर होना चाहिए, यानी कि ऑफेंस या ऑफेंस रिलेटेड नहीं हो। तो जो क्रिमिनल छट गया, बाकी जो बचा वो सिविल बच गया। तो क्रिमिनल का तो लिमिटेड स्कोप है कि ऑफेंसेज अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेज, और फिर ऑफेंस अगेंस्ट कंट्री, ऑफेंस अगेंस्ट क्वाइन, सो एंड सो फोर्थ। इसके अलावे करीब करीब 400-500 माइनर एक्ट्स है जिसमें कहीं न कहीं पनिशमेंट है, तो वो भी क्रिमिनल एक्ट्स के दायरे में आता है। तो मेजर जो एक्ट है वो आपका IPC है, उसका तो और स्पेशल एक्ट्स है, एक्सप्लोसिव एक्ट्स है, आर्म्स एक्ट है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट है, आपका ये है एक्साइज एक्ट है, नारकोटिक एक्ट है, बहुत सारा एक्ट है जिसमें कि पनिशमेंट है। पहले टाडा था जो ख़त्म हो गया, उसके पहले मीसा था, वो सब खत्म हो गया। तो बहुत सारा एक्ट्स है, बनते रहता है, ख़त्म होते रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अफसा है, बहुत सा इकोनॉमिक ऑफेंस में जैसे फेरा है, और ये सब में भी पनिशमेंट है। तो वो सब का प्रोसीजर CRPC में। तो जो ऑफेंस को डील करता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है, उसके ट्रायल के बारे में बताता है, वो सब क्रिमिनल मैटर्स हो गया। दैट इज कॉग्निजेबल बाय ए क्रिमिनल कोर्ट और द डिजिग्नेटेड कोर्ट, जो स्पेशल कोर्ट हो गया। अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स बना है। लेकिन जो सिविल नेचर का डिस्प्यूट है वो कॉग्निजेबल, इसलिए कहा जाता है सिविल कोर्ट हैज गॉट प्लेनरी एंड एक्सपेंसिव जुडिक्शन। तो हर तरह का मामला सिविल कोर्ट में आ सकता है। सेक्शन 9 से कवर है। सेक्शन 9 गौर से पढ़िएगा तो देखिएगा कौन सा बार्ड है, जो इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली जिसमें सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है उस मैटर में। तो ऐसा बहुत सारा एक्ट्स है, जनरली लोकल एक्ट्स में सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है, और कुछ आजकल सेंट्रल एक्ट्स बहुत बने हैं जिसमें भी सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है। जैसे वक्फ एक्ट बना, उसमें सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड कर दिया गया। जो वक्फ ट्रिब्यूनल है उसके लिए वो डिसाइड करेगा। उसी तरह से BT एक्ट में कुछ सूट होता था पहले, जो खतियान वगैरह करेक्शन का, तो उसमें सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है। लैंड सीलिंग एक्ट में जो सीलिंग यूनिट डिसाइड होता है उसमें सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है। लैंड रिफॉर्स एक्ट में केस होता है। तो बहुत सारा एक्ट है, नंबर ऑफ एक्ट्स है। जिस बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट टेनेंसी एक्ट है, उसमें भी ऐसा सैकड़ों एक्ट है जिसमें कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार है। इसलिए सेक्शन 9 कहता है कि सिविल एनी सूट ऑफ सिविल नेचर इज कॉग्निजेबल बाय ए सिविल कोर्ट एक्सेप्ट द कॉग्निजेंस ऑफ सूट विच हैज बीन एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बाय एनी स्टैट्यूट और स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट। अब ये समझ गए। अब आइए पिटीशन और प्लेंट। तो प्लेंट हो गया आपका जिसमें सारा रिक्वायरमेंट, तो ये आप लोग आसानी से समझिए कि ये प्लेंट है।
और प्लेंट का दो पार्ट है, एक तो प्लेंटिफ फाइल करता है प्लेंट जो कोर्ट में आता है, कुछ रिलीफ मांगता है और कुछ प्रॉपर्टी या जो उसका रिलीफ संबंधित है, किसी ऑफिस से रिलेशन से संबंधित है, उसके बारे में आता है। ऐसा भी सूट होता है ना कि डिक्लेयर कर दिया जाए ए इज नॉट माई सन, डिक्लेरेटिव सूट आ सकता है। ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि दिस डीड इज ए फोर्ज एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेटिव सूट आता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आता है, पार्टीशन का सूट आता है, टेनेंसी का सूट आता है, बहुत तरह का सूट आता है जो आप लोग देखते हैं। मॉर्गेज का सूट आता है, मनी सूट आता है। तो जब अदर साइड को प्लेट सर्व हो जाएगा समन्स के साथ तो वो रिटन स्टेटमेंट देता है, और रिटन स्टेटमेंट में उसका ऑप्शन है कि वो प्लेंट के केस को कंट्रोवर्ट कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, कुछ अपना स्टैंड ले सकता है, स्पेसिफिक डिफेंस मेकआउट कर सकता है, पूरा केस को कंट्रोडिक्ट कर सकता है, सारा अधिकार उसके पास है। तो वो डिफेंडेंट का प्लीडिंग हो गया और प्लेंटिफ का प्लीडिंग प्लेंट हो गया, इसलिए दोनों प्लीडिंग के डिफिनेशन में ही आते हैं। तो ये तो आप समझ गए। पिटीशन और एप्लीकेशन में थोड़ा सा फर्क है। सूट के अलावे सिविल कोर्ट में कितना तरह का पिटीशन पड़ता है, आप कुछ बताइए एक दो तो समझ जाइएगा, हम समझा देंगे। कितना तरह का पिटीशन पड़ता है सिविल कोर्ट में? ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ठीक है, किसके लिए? अमेंडमेंट के लिए, ठीक है, वेरी गुड। और बोलिए, इंजंक्शन के लिए, सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, अपॉइंटमेंट रिसीवर, वेरी गुड। और रिकॉल पिटीशन वो भी पिटीशन है, एडजॉर्नमेंट पिटीशन वो भी पिटीशन है। तो टाइम जो भी हुआ एडजॉर्नमेंट हुआ, टाइम पिटीशन या एडजॉर्नमेंट पिटीशन। तो आप ये समझिए कि अगर वो पिटीशन कब हुआ? जब कोई सूट है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट प्रोसीडिंग ऑफ द सूट, या सूट हो या मिसलेनियस प्रोसीडिंग हो, दोनों में अगर कोई इंटरलोकेटरी पिटीशन बीच में दिया जाता है तो वो सब पिटीशन कहलाता है। कुछ ऐसा पिटीशन है जो मिसलेनियस केस में रजिस्टर्ड होता है ना, ऑर्डर 9 रूल 13, ऑर्डर 9 रूल 9, ऑर्डर 9 रूल 4, रेस्टोरेशन का और सेटिंग असाइड होता है। उसी तरह से अगर इंजंक्शन का वायलेशन होगा तो डिसोबीडियंस का केस होता है, ऑर्डर 39 रूल 2A कैपिटल, उसमें भी मिसलेनियस केस दर्ज होता है। उसी तरह से अगर एक्सक्यूशन के दौरान कोई अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो गया और उसको रिलीज कराना है तो ऑर्डर 21 रूल 58 में अटैचमेंट के लिए, रिलीज के लिए प्रोसीडिंग होता है। तो उसका प्रावधान है, आप लोग लिख लीजिए, रूल 459, रूल 459 ऑफ सिविल कोर्ट रूल्स। इसी रूल्स के तहत जितना भी मिसलेनियस केस है सिविल कोर्ट में दर्ज होता है, उसका फुल फॉर्म है मिसलेनियस जुडिशियल केस, लेकिन शॉर्ट में लोग लिख देते हैं मिसलेनियस केस। और बहुत से लोग तो और भी शॉर्ट में प्रोनाउंस करते हैं मिस केस। एक बार हमसे एक ऑफिसर बोले सर मिस केस फाइल हुआ, तो मिस केस से हम पढ़ा मिस करके हम भी कि मिस केस क्या बोल रहे हैं। बहुत पहले एक चुटकुला पढ़े थे, एक टीचर ने 8th क्लास या 10th क्लास के स्कूल में इंग्लिश टीचर ने पूछा मिस अंडरस्टैंडिंग का माने क्या होता है? तो जो लड़का जवाब दिया, कहा सर मिस माने कुंवारी लड़की, अंडर माने नीचे और स्टैंडिंग माने खड़ी, कुंवारी लड़की नीचे खड़ी है। मिसअंडरस्टैंडिंग। तो वो मिस केस से हम भी मिस कर गए। तो एक्चुअली वो है मिसलेनियस केस। जनरली आप देखिएगा रजिस्टर होता है मिसलेनियस केस, और सीपीसी के अंतर्गत वो नहीं मिलेगा, वो सिविल कोर्ट रूल्स में मिलेगा आपको। और सिविल कोर्ट रूल्स में मिसलेनियस जुडिशियल केस, उसका रजिस्टर अलग होता है, उसका नंबर अलग होता है। जैसे सपोज करिए कि अभी टाइटल सूट नंबर 5/2010 है और वो डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, तो प्लेंटिफ ने रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन लाया, तो वो एप्लीकेशन रजिस्टर होगा मिसलेनियस केस, फिर उस पर प्रोसीड करेगा कोर्ट। तो एक चीज़ ये समझ गए। तो किसी भी सूट में या मिसलेनियस केस जो प्रोसीडिंग कहते हैं,
उसके अलावा एक प्रोसीडिंग और होता है सीपीसी में, वो होता है एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग, ऑर्डर 21 रूल 11 में एक्सक्यूशन प्रोसीडिंग। कई तरह के प्रोसीडिंग सीपीसी में होते हैं। तो जो भी आप प्रोसीजर देखिएगा सीपीसी में ट्रायल ऑफ द सूट का, वो प्रोसीजर मिसलेनियस केस का कहीं अलग से नहीं मिलेगा। इसलिए सेक्शन 141 लिख लीजिए। सेक्शन 141 सीपीसी में एक प्रोविजन बनाया गया लॉ फ्रेमर्स के द्वारा कि जो भी सिविल मिसलेनियस प्रोसीडिंग चलेगा, इंटरलॉक्यूटरी प्रोसीडिंग्स चलेगा, उसके लिए अलग से प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रोसीजर ट्रायल ऑफ द सूट का है, सेम प्रोसीजर मिसलेनियस केसेस के ट्रायल का भी होगा। यानी कि उसी तरह से गवाही होगी, उसी तरह से जीरा होगा, उसी तरह से डॉक्यूमेंट फाइल होगा, एग्जिबिट मार्क होगा, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए समन नोटिस जा सकता है, किसी को वारंट और समन्स भेजा जा सकता है। सारा सूट का जो प्रोसीजर है वो सब मिसलेनियस केस में आएगा। तो आप प्लीडिंग समझ गए और पिटीशन समझ गए। तो पिटीशन का डिफिनेशन, लीगली डिफिनेशन क्या हुआ? एन एप्लीकेशन विच इज फाइल्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। एन एप्लीकेशन, अगर चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं, धीरे धीरे लिखा दे सकते हैं। पिटीशन का माने कहीं मिलेगा नहीं, आपको बता देते हैं। हाँ, सीपीसी और सिविल कोर्ट रूल्स और किसी में नहीं मिलेगा। एन एप्लीकेशन which is filed in any court of law with certain facts containing prayer on the basis of those facts is called petition. अब जैसे कोई कह दिया, एक पिटीशन दे दिया कोर्ट में कि प्लेंटिफ नंबर 1 मर गया, तो ये पिटीशन नहीं हुआ। और ऐसा इंफॉर्मेशन देने का प्रावधान है सीपीसी में। इट इज बाय वे ऑफ इंफॉर्मेशन। कहाँ है आप लोग बता सकते हैं? अगर किसी पार्टी का डेथ हो गया सूट में या अपील में, तो डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन देने का ऑब्लिगेशन किसको है? ऑर्डर 22, ठीक है। रूल नो 3 गेस वर्क नहीं, नो कॉमन सेंस। अगर आप पढ़े तो समझिएगा, नहीं पढ़े तो नहीं। नो गेस वर्क। Law begins where common sense ends, and one must have common sense to appreciate the law. ठीक है, आपने किया कि ऑर्डर 22 का मर गया, तो ऑर्डर 22 सब्स्टिट्यूशन अवेटमेंट सबके लिए वही है। उसी में ऑर्डर 22 रूल 10 कैपिटल ए है, लिख लीजिए। जिस पार्टी का डेथ हुआ है उसके वकील का ये लीगल ड्यूटी है टू इन्फॉर्म द कोर्ट। तो उसमें प्रेयर देना जरूरी है, उसमें फिर पिटीशन देने की आवश्यकता नहीं है, हमारे टिकट लगा के देने की आवश्यकता नहीं है, एफिडेविट देने की आवश्यकता। इट इज जस्ट बाय वे ऑफ एन इंफॉर्मेशन। तो वो इसलिए कंपेयर एंड कंट्रास्ट बता दिए ताकि आप लोग आसानी से समझ जाइए कि अगर पिटीशन देते हैं तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन की कोर्ट में ही हो सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ, क्रिमिनल कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ट्राइब्यूनल, बहुत हजारों तरह का कोर्ट इंडिया में। तो किसी भी कोर्ट में दे रहा हो कोई व्यक्ति, उसमें कुछ फैक्ट्स लिखा हो और उस फैक्ट्स के आधार पर उसका कुछ प्रेयर किया हो, तो वो पिटीशन है। अगर 3 में से एक भी घसका दीजिए तो पिटीशन से खत्म हो जाता है, तो वो पिटीशन नहीं रहेगा। अगर हम परिकल्पना करें एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट का जिसके बारे में हमको मालूम है कि इसमें ये सब चीज होता है उस ऑब्जेक्ट का, और उसमें से कुछ मिसिंग हो जाए तो ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं,
कि पिटीशन में फैक्ट्स लिखा हुआ, प्रेयर भी लिखा हुआ, और किसको एड्रेस किया ऊपर में लिखा या नहीं, तो पिटीशन हुआ नहीं। तब डिस्टिंक्शन समझ गए प्लीडिंग्स में और पिटीशन में। अब आइए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इज ए वाइडर टर्म, पिटीशन इज ए नैरोअर टर्म। जैसे आप लोग बहुत पढ़े होंगे, ये लॉ स्टूडेंट्स को शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाता है और याद रहता है, बार बार इसको पढ़ाया जाता है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। ये तो सबको याद होगा, इसमें भी किसी को भूल आ गया है ना। तो उसी तरह से एवरी एप्लीकेशन कैन नॉट बी ए पिटीशन बट एवरी पिटीशन इज एन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए? एप्लीकेशन के लिए चाहिए कि प्रेयर हो, फैक्ट हो, और किसी को भी एड्रेस किया हुआ हो। वो कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। कोई अगर स्टूडेंट अपने हेडमास्टर के सामने लीव एप्लीकेशन देता है, क्लास टीचर के सामने देता है, वो भी एप्लीकेशन है। कोई क्लर्क अपने बॉस से लीव के लिए प्रेयर करता है तो वो भी एप्लीकेशन है, लीव एप्लीकेशन। जैसे आप भी अगर कैजुअल लीव का एप्लीकेशन देते हैं अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को, तो आपका वो एप्लीकेशन हुआ, लीव एप्लीकेशन। तो फर्क समझ गए? पिटीशन होगा जब भी होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, और देयर मस्ट बी सम स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर दैट। और एप्लीकेशन अदर देन कोर्ट ऑफ लॉ किसी के पास दे सकते हैं। अब उसका कह सकते हैं हाइलाइटेड फॉर्म कह सकते हैं, वो है मेमोरियल। मेमोरियल के बारे में 2 लाइन आपको बताते हैं। सब लोग गलती करते हैं, मेमोरी से मेमोरियल और मेमोरेंडम को मिलाते हैं। अब एक घटना भी बताते हैं आपको समझने के लिए। एक बार, बहुत जमाने की बात है, मेरे ख्याल से 95-96 में हमने एक रिट फाइल किया था पटना हाई कोर्ट में। वो BS कॉलेज दानापुर का प्रोफेसर लोग का उस समय 96 में करीब 1.5 करोड़ रुपया सैलरी बकाया था। उस जमाने में प्रोफेसर और टीचर्स को बहुत दिक्कत होती, रेगुलर सैलरी मिलता ही नहीं था। गवर्नमेंट फंड रिलीज करती थी और उसके बाद फिर कॉलेज में जाता, यूनिवर्सिटी में जाता था, यूनिवर्सिटी फिर सैंक्शन करती थी, तब कॉलेज में जाता। लंबी प्रक्रिया थी, उसमें समय लगता था, और फंड की कमी रहने की वजह से पूरा नहीं मिलता था। पार्ट पेमेंट, पार्ट ड्यू, ओवर ड्यू से चलता था। तो जब हमने रिट ड्राफ्ट किया तो उसमें हर फैकल्टी के प्रोफेसर थे और सब लोग हमसे परिचित नहीं थे। कोई एक प्रोफेसर मेरे यहाँ आए थे, तो हम रिट पिटीशन का 4-5 सेट जेरोक्स करके उन लोग को दे दिया था कि आप लोग पढ़े लिखे हैं और लंबा चौड़ा रिट है, कहीं पर कोई गलती हो तो इसको सुधार दीजिएगा फैक्ट्स में, या किसी पर डिस्कशन करना हो तो आइएगा। तो जो प्रोफेसर मेरे यहाँ आए वो एक जूलॉजी के और एक हिंदी के प्रोफेसर आए और बोले कि सर बहुत अच्छा है, सब लोग अप्रिशिएट किए हैं। तो हम फिर ड्राफ्ट को देखने लगे तो देखे कई जगह करेक्शन मिला हमको। तो शुरू में कहीं कॉमा, कहीं टील का कटा हुआ नहीं है, कहीं कैपिटल स्मॉल का टाइपिंग मिस्टेक था, वो सब कहीं पर एंड छूट गया था। ये सब 4-5 पेज में हम देखते चले गए। एक जगह हम रुक गए, देखे कि गलती है, पहले जो सही लिखा हुआ था उसको काट के गलत कर दिया। तो हमने सवाल किया कि किनका करेक्शन किया हुआ ये बताइए। तो उन लोग दोनों प्रोफेसर घबरा गए, बोले सर अंग्रेजी हम लोग नहीं जानते, हम हिंदी के हैं, और एक बोले हम बॉटनी के हैं, जो इंग्लिश के हेड जो है हमारे, उनका ही करेक्शन किया हुआ है। तो हम कहा देखिए यहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ था मेमोरियल, उसको काट के मेमोरेंडम बना दिया गया है। तो आप लोग जानते हैं? तो नहीं सर हम लोग नहीं जानते हैं। जो हेड थे उन्होंने कहा कि लगता है या तो सर से स्लिप ऑफ पेन हो गया है, ये प्रॉपर वर्ड नहीं है मेमोरियल का। हम भी कुछ बताए थे रीजनिंग, तो हाँ मेमोरियल किसी के याद में मेमोरियल बनता है ना। कैसे कोई मेमोरियल हॉल बना दिया, नेहरू मेमोरियल हॉल बना दिया, कलकत्ता के होंगे देखे होंगे विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ऐसा बहुत सा इंडिया में मेमोरियल हॉल है। मेमोरियल कॉलेज भी बनता है। नालंदा जिला या मुंगेर जिला के कोई है अभी आप लोग? नहीं है। वहाँ पर है श्री कृष्ण बाबू जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, बरबीघा में श्री कृष्ण राम रुचि मेमोरियल कॉलेज बरबीघा, उनकी पत्नी का नाम था राम रुचि। तो श्री कृष्ण राम रुचि मेमोरियल कॉलेज
अभी एक और बिहार शरीफ में कॉलेज है, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, एस SPM, सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज, SPM शॉर्ट में लिखता है। तो मेमोरी में बनाया जाता है, मेमोरी में स्टैचूट वगैरह बनता है, हॉल बनता है, बिल्डिंग बनता है, बहुत सा मेमोरी में लेक्चर सीरीज भी चलता है बहुत से बड़े बड़े लोगों के नाम पर। तो वो मेमोरियल अलग हुआ। अब मेमोरेंडम किसको कहते हैं, लॉ की बात है इसलिए बता देते हैं यहीं पर, और नोट कर लीजिएगा। आज जो जान जाइएगा तो पूरे जीवन भर लीगल फील्ड में रहिएगा, काम देगा। मेमोरेंडम का मतलब होता है रिकॉर्ड, लिटरली वर्ड लिख लीजिए, मेमोरेंडम का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इवेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ पास्ट इवेंट, सबसे आसान शब्द में। आई मेमोरेंडम कहाँ आवेगा, कहाँ आप धोखा खाइएगा, वकील लोग धोखा देंगे या खुद धोखा खाए हुए वकील आपके पास आएंगे जिनको मालूम नहीं है, दोनों स्थिति होती है। कभी कभी जज को वकील लोग धोखा देते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं डॉक्यूमेंट को, या तो खुद नहीं जानते हैं इसलिए वो गलत बहस करते हैं। पार्टीशन का मुकदमा होगा उसमें जनरली आपको मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन मिलेगा, वहां पर ज्यादा मेमोरेंडम का यूज होता है। तो लीगल पार्लेंस में आपको इसलिए यहाँ पर सावधान कर देते हैं। पार्टीशन ओरल हिंदू लॉ में हो सकता है, ये आप लोग जानते हैं ना, अगर नहीं जानते तो भी ओरल पार्टीशन इज वैलिड अनलिमिटेड प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड वैल्यू, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी का ज्वाइंट फैमिली में ओरल पार्टीशन वैलिड है। अब ओरल पार्टीशन में अगर कोई पार्टी डिनाई कर रहा है कि पार्टीशन हुआ ही नहीं, तो कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो है नहीं। तो इससे बचने के लिए और ओरल पार्टीशन के प्रमाण के लिए सब्सिक्वेंटली कोई जो डॉक्यूमेंट बनता है उसी को बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन। उसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में जानते हैं, स्मृति पत्र भी लिख लीजिए, स्मृति पत्र। और फारसी में बोलते हैं यादाश्त बंटवारा जुबानी, यादाश्त बंटवारा जुबानी, यानी कि ओरल पार्टीशन का मेमोरेंडम। ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, ये रजिस्ट्रेशन इसका जरूरत नहीं है, तो इसको कहते हैं मेमोरेंडम। और हमने उस रिट पिटिशन में मेमोरियल क्यों लिखा था कि जब प्रोफेसर लोग को सैलरी नहीं मिला, 1.5-2 साल गुजर गया, ये लोग बराबर लेटर देते थे वाइस चांसलर वगैरह को, रजिस्ट्रार को, गवर्नमेंट को। तो फाइनली उन्होंने लिखा था गवर्नर को। गवर्नर जानते हैं कि वो जितने भी वाइस चांसलर हैं उनके ऊपर होते हैं, उनको चांसलर कहा जाता है। तो उसमें एड्रेस किया हुआ था हिज एक्सेलेंसी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार। एक एप्लीकेशन इन लोगों ने दिया था, उसी एप्लीकेशन को हमने रिट में रेफर किया था, और सेंटेंस था कि द पिटिशनर्स ऑल्सो सबमिटेड ए मेमोरियल बिफोर हिज एक्सेलेंसी द गवर्नर ऑफ बिहार, बट दैट वाज ऑल्सो नॉट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। उस कंटेक्स्ट में हमने मेमोरियल यूज किया था। मेमोरियल मीन्स इट इज एन एप्लीकेशन, कोर्ट में नहीं है इसलिए ये एप्लीकेशन है किसी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के पास। तो मेमोरियल उसको कहते हैं, उस पिटीशन को मेमोरियल कहते हैं जो किसी डिग्निटरीज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को देते हैं जो हाई रैंक का हो। उसमें अगर हम फैक्ट्स कहते हैं, उसमें कुछ अपना प्रेयर कहते हैं, देन दैट इज कॉल्ड मेमोरियल। आप चैम्बर्स एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा ये वर्ड। तो आप समझ गए एप्लीकेशन, पिटीशन, प्लेंट, WS यानी कि प्लीडिंग में डिफरेंस समझ गया, और मेमोरियल और मेमोरेंडम में भी समझ गया। आप लोग जानते थे ये डिफरेंस? नहीं जानते थे। अब हम लोग आ जाते हैं फिर इशू पर, जो प्लीडिंग्स जब कंप्लीट हो गया तो कोर्ट का ड्यूटी है इशू फ्रेम करना। तो 2 तरह का इशू फ्रेम होता है, एक इशू ऑफ फैक्ट, दूसरा इशू ऑफ लॉ।
इशू ऑफ फैक्ट कब होगा? जब एक पार्टी अपने प्लीडिंग में कोई फैक्ट को एसर्ट करता है और दूसरा पार्टी उसी फैक्ट को रिबट करता है, तो इशू ऑफ फैक्ट्स बन जाता है। उसी तरह से अगर कोई लॉ का प्ली लेता है और दूसरा पार्टी उसको रिवर्ट करता है, तो लॉ का इशू होता है। तो जनरली आप देखिएगा, एज ए मजिस्ट्रेट अगर आपको मौका मिला होगा, या जिनके पास कुछ केसेज है या पहले देखे होंगे तो मौका मिलेगा, कुछ प्लीडिंग्स में पैराग्राफ ऑर्नामेंटल रहता है, जो कि प्रैक्टिस में ट्रेडिशनली चला रहा है। तो हर रिटन स्टेटमेंट में आप देखिएगा 4, 5, 6, 7, किसी में 9, 10 पारा तक ऑर्नामेंटल रहता। उस समय जो वकील लोग ड्राफ्ट करते हैं वो एक्चुअली टू द पॉइंट नहीं करते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि दुश्मन के ऊपर जितना अटैक किया जाए दुश्मन को हराने के लिए, ये सिद्धांत काम करता है। तो प्लेंटिफ को हराने के लिए हम जितना प्ली ले सकते हैं सब प्ली ले लेना चाहिए, विच इज अवेलेबल इन लॉ। तो पहला देखिएगा लिखा रहेगा सूट इज नॉट मेंटेनेबल, दूसरा लिखा रहेगा प्लेंटिफ हैज गॉट नो काउज ऑफ एक्शन, तीसरा लिखा रहेगा सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, वेवर, स्टॉपेज, एक्विसेंस, सूट इज बार्ड अंडर द प्रोविजंस ऑर्डर 2 रूल 2 CPC, सूट इज बार्ड अंडर सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सूट इज अंडर वैल्यूड एंड कोर्ट फी पेड देयर ऑन इज इनसफिशिएंट। इस तरह का जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, सूट इज बार्ड बाई रेस जुडिकेटा, नहीं भी है तो भी लोग प्ली ले लेते हैं। तो ऐसा इसको इसीलिए बोलते हैं ऑर्नामेंटल इशू। तो अब आपकी ड्यूटी है, चूंकि WS में लिखा हुआ है तो डिफेंडेंट को लॉयर सजेस्ट करेगा, तो वो ऑर्नामेंटल 4, 5, 6 इशू है। तो आप देखिएगा कि इसमें ऐसा कोई फैक्ट है कि नहीं, लिमिटेशन का प्ली आता है कि नहीं, रेस जुडिकेटा का प्ली आता है कि नहीं। तो दोनों पार्टी का जो सजेस्टेड इशू है उसको देख करके आप फैक्ट और लॉ का बना सकते हैं, और जहां पर डाउट होगा तो दोनों प्लीडिंग को भी एग्जामिन कर सकते हैं। लेकिन इसमें चिंता की बात नहीं है, अगर आपसे इनिशियल स्टेज में गलती हो गई तो ये इशू कभी भी रीकास्ट हो सकता है। रीकास्ट का मतलब समझते हैं? इवन की जैसे चार्जेस फ्रेम हो सकता है कभी भी किसी स्टेज में, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन की फिर मौका मिलेगा, नया चार्ज आया तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उसी तरह से अगर इशू फ्रेम हो गया लेटर स्टेज में और उस पर एविडेंस नहीं आया तो मौका मिलेगा। करीब करीब सेम प्रिंसिपल है यहाँ भी, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ लॉ ये है कि इशूज कैन बी फ्रेम्ड एट वेरी इनिशियल स्टेज immediately after filing of the written statement by the defendant, but that issue may be recast at any stage even at the time of final hearing of the suit, and in a remotest case at the time of passing judgment also, when all the materials are available but certain issues have been left out. जजमेंट के समय जो आप इशू फ्रेम कीजिएगा वैसा इशू फ्रेम कीजिएगा जो इशू के संबंधित दोनों पार्टी का एविडेंस ऑलरेडी है, तब आपका जजमेंट विसिएट नहीं करेगा। अगर आप ऐसा इशू बना देते हैं दोनों पार्टी का उस पर पहले से कोई एविडेंस नहीं है, उन लोगों को मालूम नहीं है, तो प्रिजुडिस हो जाएगा। तब आपका इशू फ्रेम करना और इशू पर डिसीजन देना पूरे जजमेंट को आपको विसिएट कर देगा। तो इशू का रोल इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इफ ए कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू फ्रेम एन इशू which is a material issue but the court has avoided to frame that issue, this is a material point for setting aside judgment by the appellate court. Second is that you have framed a wrong issue, that is also a matter of concern and the case can be remanded on that basis. तो issue proper होना चाहिए, accurate होना चाहिए, based on pleading होना चाहिए, frivolous unnecessary issues नहीं फ्रेम करना चाहिए। अगर एडिशनल इश्यूज कुछ है पहले से सजेस्ट किया हुआ आप फ्रेम कर दिए हैं तो जजमेंट के टाइम उसमें लिखेंगे कि ऑल दीज इश्यूज आर नॉट रेलिवेंट, नाइदर प्रेस्ड बाय द पार्टीज नॉट रेलिवेंट नॉट इट अपीयर्स। उस समय भी आप करेक्ट कर सकते हैं जजमेंट में। एक ही चीज़ ख्याल रखना है कि अगर इशू हम एडिशनल बनाते हैं हियरिंग के दौरान तो उस समय आप मौका दे सकते हैं। अगर कोई पार्टी कहा कि इस इशू पर तो हम लोग वी वेर नॉट अवेयर दैट वी हैव टू फेस दैट इशू,
तो उस पर हमको एविडेंस देना है, तो दोनों पार्टी को सुन के फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। आप इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर पास करेंगे और पास करने के बाद उस पर एविडेंस लेंगे, एविडेंस लेने का ओरल डॉक्यूमेंट्री जो भी है, तब आप इशू फ्रेम करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट इशू। आप लोग समझ गए? कहीं पर कोई सवाल है तो पूछिए, तो फिर दूसरा टॉपिक पर आएंगे। एनी क्वेश्चन? समझ गए आप लोग? कहीं कंफ्यूजन नहीं है? कोई डाउट नहीं है? ठीक।